जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के इस क्लास को। अब तक पार्ट 1 वीडियो आप नंबर सिस्टम का देख चुके होंगे, जहां पर हमने सीखा है होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या एंड रियल नंबर क्या होते हैं। ये सब नंबर्स हम सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं एक ऐसे नंबर्स को जिसके बारे में किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एसएससी सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को आज हम पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाम है उसका प्राइम नंबर। अच्छा सा नाम है, स्टार्ट करते हैं। जैसा अच्छा नाम है उतने अच्छे से हम सीखने वाले हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम की इस क्लास में प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या को देखेंगे। पहले देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह होते हैं जिनके केवल दो डिवाइजर होते हैं, मतलब जो दो संख्याओं से कटते हैं, मतलब दो भाजक हो, जिनके दो भाजक हो, मतलब दो डिवाइजर हो। ऐसे संख्या जिनकी दो डिवाइजर हो, दो भाजक हो। कहने का मतलब पहला कौन होगा? एक। पहला एक होगा, वो कोई भी संख्या होगी जो एक से कटेगी, और दूसरा क्या होगा? सेल्फ, स्वतः कटेगी, ठीक है, खुद से कटेगी, और जो एक से कटेगी वह होगा प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में कोई मेन पॉइंट याद रखने योग्य है। जैसे बार बार पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्या सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, ऐसा बार बार पूछा जाता है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर एक नहीं होती है। देखो, आप एक को हमेशा यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं। एक को स्टार मार्क में इसे हमेशा ध्यान रखना। एक नंबर जो है ना तो भाज्य है, ठीक है, ना तो यह भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, नाइदर कंपोजिट एंड नॉट प्राइम, ठीक है। जो एक है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में अगर पूछा गया तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और बाबर पूछता सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन होगी? 2। और अगर पूछ लिया सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? तो 3 होगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 3। तो ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, जिसके दो भाजक होते हैं, एक और खुद, ठीक है, वह होता है प्राइम नंबर। और एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 2 जो होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 1 से 100 तक या 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं 1 से 100 के बीच में। तो आप इसे रट भी सकते हैं या फिर हमेशा माइंड में रखें कि 1 से लेकर 100 तक जो है टोटल 25 प्राइम नंबर यानी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसे आप घर में कर भी सकते हैं। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, यह जो है इसको भी स्टार मार्क आप करिए कि यह जो बताया जा रहा है यह डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं, सीजीएल में भी बने हैं, सीडीएस में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1 से 100 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? 25, ठीक है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम आपको एक बेसिक ट्रिक बताते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई हो और आप कैसे जान पाएंगे कि वह संख्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, कैसे जान पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और जानते हैं कैसे जान पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे मैंने बताया कि कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर कोई संख्या दी हुई है, तो कैसे पता चलेगा कि वह संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि किसी भी प्राइम नंबर में जब आप 6 से भाग दोगे, किसी भी प्राइम नंबर में जब 6 से भाग देंगे तो जो है उसमें रिमाइंडर कितना बचने वाला है, शेषफल कितना बचेगा। हमेशा रिमाइंडर जो है या तो 1 आएगा अथवा और
5 आएगा। ठीक है, या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, यह होता है कंसेप्ट। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर में यदि आप 6 से भाग करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है हमेशा 1 आएगा या तो 5 आएगा। यह नियम कब फॉलो होगा? वह संख्या 6 से बड़ी होनी चाहिए। 6 से छोटी कितने प्राइम नंबर है आप बता सकते हैं? एक तो 2 हो गया, ठीक है, एक तो 3 हो गया, ठीक है, एक 5 हो गया। यह 3 संख्याओं को छोड़ के, मतलब यह 6 से छोटी है, तो इन 3 संख्याओं को छोड़ दो, बाकी किसी भी प्राइम नंबर को आप ले लो और 6 से भाग करोगे तो हमेशा यह 1 और 5 आएगा। जैसे इसके आगे कौन सी प्राइम नंबर होती है? इसके आगे 7 हो गई, 11 हो गया। ठीक है, 7 में आप 6 से भाग करोगे, 6 कम 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। 11 में आप 6 से भाग करोगे, 6 कम 6, 6 5 11, 6 5 11। ठीक है, तो आप उसके बाद कौन सी प्राइम नंबर होती है? 13 होती है। 13 में 6 से भाग करोगे, 6 दूना 12, 1 रिमाइंडर बचेगा। 13 के बाद कौन होती है? 17 होता है। 17 में आप 6 से भाग करोगे, 6 दूना 12, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो हमेशा आप क्या देखोगे कि किसी भी प्राइम नंबर में, किसी भी अभाज्य संख्या में यदि आप भाग करते हो 6 से, तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 1 और 5। ठीक है, अब यह भी बात है कि किसी भी संख्या में यदि आप 6 से भाग करो और उसका रिमाइंडर 1 और 5 आए तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती। हमने क्या बताया? यह आपको चेक करने के लिए है कि कोई संख्या दी हुई हो और आपको पता करना हो कि वह संख्या प्राइम नंबर है अथवा नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस संख्या में 6 से भाग करो, यदि उसका रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है तो वह संख्या प्राइम नंबर होगी। तो यह भी इसमें नहीं है कि हर संख्या जिसमें भी आप 6 से भाग दे रहे हो और रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है तो प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, यह बात हमेशा आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर इजिली हम जान सकते हैं कि प्राइम नंबर से बची हुई सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जिनके 2 डिवाइजर से ज्यादा डिवाइजर हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 संख्या से अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, तो वह संख्याएं होती हैं कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर क्या हुआ? जो 1 से विभाजित तो हो ही रही हैं, खुद से विभाजित हो रही हैं, उसके साथ में किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हैं, तो वह होती है कंपोजिट नंबर। जैसे हम ले सकते हैं 4। ठीक है, ये जो 4 है, 4 किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 4 से खुद से भी कट जाएगा। 3 हो गई ना। अगर यह केवल 1 और 4 होता तो यह क्या हो जाता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होती। तो यह देखिए 2 से भी कट जाएगा 4, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर से बचे हुए सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। कहने का मतलब यदि परिभाषा लिखनी हो तो ऐसी संख्याएं जो 2 मतलब खुद से भी कटे, मतलब 2 डिवाइजर से ज्यादा अन्य डिवाइजर से भी कटे, ठीक है, जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, वह होती है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो इसे नॉर्मली आप जान सकते हो। अब हम सीखते हैं मेन कंसेप्ट क्या होता है। प्राइम नंबर पे आधारित जो कंसेप्ट होते हैं, तो अब सीखते हैं हम गुणनखंड आखिर करते कैसे हैं। किसी संख्या का गुणनखंड करना हो, किसी संख्या का फैक्टर करना हो, फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, अब सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि 48 का फैक्टर निकालो, 48 का फैक्टराइजेशन करो, तो करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसे देखो साचा ढांचा बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, इसमें कुछ ज्यादा करने वाले नहीं है। इसी संख्या को इसके प्राइम नंबर में तोड़ देना, इसी संख्या को इसके प्राइम नंबर में तोड़ देना ही उसका फैक्टराइजेशन होता है, उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, और किसी संख्या को हम कैसे जान पाएंगे कि वह संख्या किस प्राइम नंबर से कटने वाली है? तो ऐसा जानने के लिए आपने इसका नंबर सिस्टम का वीडियो जो अभी हमने प्रीवियस में बनाया है आप देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखें तो आई बटन पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह संख्या क्या 2 से कटेगी? हाँ, 2 का रूल फॉलो कर रही है। 8 है लास्ट में, 2 से कट जाएगी, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 एंड एक कितने, 2 चौका 8। ठीक है, अब क्या यह नंबर 2 से कटेगी? बिल्कुल कट जाएगी, फॉलो कर रहा है। 4 है लास्ट में, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यह 2 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 2 3 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 से कट जाएगी, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे जो भी रहेगा सब प्राइम नंबर ही रहेंगे। ठीक है, यह रहा 3, यह रहा। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए कि 48 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। ठीक है, यह हो गया 48 का गुणनखंड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, तो इसको अगर हम घातीय रूप में लिखें तो 48 का गुणनखंड हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, यह हो गया इसका गुणनखंड। यही होता है नॉर्मली गुणनखंड। किसी भी नंबर का गुणनखंड क्या होता है, उसको उसके प्राइम नंबर के रूप में तोड़ देना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है
कि क्वेश्चन पूछता है कि कोई संख्या दे देगा और ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, उसमें पूछेगा कि इस संख्या के कितने फैक्टर बनेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में बहुत ज्यादा मिलेंगे, सीडीएस में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, सीजीएल में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे उठ रहे हैं, ठीक है। तो 48 के कितने फैक्टर बनेंगे, 48 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड का मतलब हमें यही काउंट करके बताना है, 1 2 3 4 5 और इसके साथ में एक भी होता है 6। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कितना नॉर्मली बन जाएगा 6, ठीक है। नॉर्मली कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, आपको नॉर्मली हम क्या बताया कि अगर यह देखिए क्या है, अगर ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, इसको फिर से समझते हैं, ठीक है, एक फार्मूले के रूप में समझते हैं। तो अब हम सीखते हैं, कोई भी नंबर दिया हो और उसके फैक्टर की संख्या पूछ रही हो कि कितने फैक्टर होंगे, तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है n, ठीक है, और इसके फैक्टर किए गए हैं, तो कोई इसके प्राइम नंबर p है जिसमें p की संख्या a हो, मतलब p a बार हो, p की पावर a, ठीक है, एंड इनटू q की पावर b, ठीक है, इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c, ऐसे लिखा हुआ है। यह जो है पी क्यू आर क्या है, पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर है, पी क्यू क्या आर क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर्स है। और एबीसी क्या है, इनके घातीय रूप में लिखे गए हैं, यह संख्या जो घातीय रूप में लिखी गई है। तो ऐसे हम बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं कि n के कितने फैक्टर बनेंगे। तो हम क्या पूछ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछ लिया गया, नॉर्मली एक फार्मूला हमेशा दिमाग में रखिए आप कि जो a है a+1 कर दो, इंटू करो a+1 b+1, ठीक है, एंड इंटू c+1, इतना हो गया। यह हो गया फार्मूला। इसे आप हमेशा याद रखेंगे, किसी भी संख्या का अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो सीडीएस में बहुत ज्यादा देखे गए हैं, सीजीएल में भी देखे जा रहे हैं, मतलब एसएससी लेवल के हर जगह नंबर ऑफ फैक्टर क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्टली बन रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। 72 का अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया कैसे निकालेंगे, 72 का नॉर्मली डिवाइड करोगे आप, 36 दूना 72, ठीक है, 18 दूना 36, इसको काटोगे 9, ठीक है, इसको काटोगे 3 त्रिक का 9 एंड लास्ट में 1 बचा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमने क्या कहा कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो 72 को आप कैसे लिखोगे, 72 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है, 1 2 3, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना है, 1 2, 3 की पावर कितना है 1 2, कितना हो गया, ठीक, ये हो गया। हमने क्या कहा कि इन नंबरों को 1 ऐड कर दो, 3 + 1 इंटू 2 + 1 हो गया, कितना आ गया, 3 1 4 और 2 1 3, 4 3 12। तो कह सकते हैं कि 72 के कितने फैक्टर बनेंगे, 72 के 12 फैक्टर बनेंगे। मतलब 72 का जो है नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 12, ठीक। ऐसी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर दे दी जाएगी, उसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, तो हम नॉर्मली अब करना जान गए हो बहुत ही आसानी तरीके से। आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपने सीखा कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर पूछ लिया गया कि इसमें कितने डिफरेंट फैक्टर लिए गए हैं, कितने फैक्टर डिफरेंट भिन्न भिन्न फैक्टर लिए गए, तो आप कितना बताओगे, एक 2 है और एक 3 है, मतलब कितने हैं 2। अगर डिफरेंट फैक्टर के बारे में पूछा गया तो 2 लिए गए हैं, टोटल कितने फैक्टर हैं इसके 12 हैं, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली अगर पूछ लिया गया कितने सम है कितने विषम है, तो कितने विषम है, एक विषम है 3 और एक सम है 2, नॉर्मली बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं फैक्टर निकालना, हम सीख चुके हैं किसी चीज का फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब पूछ लिया जाता है कि फैक्टर का सम कैसे किया जाता है, फैक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो फैक्टर का सम कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे, नॉर्मली बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो अभी हमने बताया किसी नंबर को गुणनखंड किया जाता है तो n बराबर अगर लिखा हुआ है p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, यह इसका प्राइम नंबर का एक फैक्टर है। इसका नंबर ऑफ सम क्या करेंगे, मतलब सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, एक नॉर्मली फार्मूला है, उसको हमेशा याद रखेंगे कि फार्मूला क्या है कि जो p है, p की क्या करोगे पावर a+1 -1 बाई p-1, ठीक, यह हो गया इंटू यह a है इंटू q की पावर b है, रहने दो, q की पावर b+1 वही से -1 और बटे q+1 -1, ठीक है, q-1,
ऐसे नॉर्मली क्या हुआ, इसका क्या हो जाएगा आर सी प्लस वन माइनस वन बटे आर माइनस वन। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप और जो भी आएगा वह क्या आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसके जो फैक्टर है उनके सम कितने होंगे। ठीक है, यह नॉर्मली फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। इसी फार्मूले से हम भी एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे देखिए नंबर था 72, अब तक हमने इसका निकाला था फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे करते हैं, अभी एक फार्मूला हमने इसके प्रीवियस में डिस्कस किया है, तो उसी पे निकालते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर इसका करना हो तो आप क्या करोगे, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो हमने क्या बोला कि जो p था 2 की पावर 3 प्लस 1 कर दो, माइनस 1 करके 2 माइनस 1 कर दो, यह हो गया इनटू, फिर ये 3 था 3 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करके माइनस यहां से 1 कर दो और 3 माइनस 1 कर दो। ठीक है, यह हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 4, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 अपान 2। ठीक है, ये हुआ। और इसको जब सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर महोदय इधर आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 करने कितना होगा, 2 की पावर 3 पे 8 होता है, 8 दूना 16, तो 16 में से 1 जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 1 और 1 इंटू 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, तो इतना हुआ, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 बटा 1, 27 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 26, और 26 बटा 2 कितना होता है 13 दूना 26, कितना दूना 26, 13 दूना 26, 20 तक पढ़ा याद कर लो बिल्कुल। तो 15 गुणे 13, ठीक, 15 गुणे 13 कितना होगा, 15 तिया 45, अब 15 कम 15 4 19, 195। मतलब सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया, इसका फैक्टर का सम करोगे, समेशन ऑफ फैक्टर कितना होगा, 195। गुणनखंडों का योग कितना हो गया इसका 195। तो अब तक आपने सीखा कि इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा आपको। अब आप सीख चुके हैं कि सम ऑफ फैक्टर कैसे करेंगे। तो आगे यह जो क्वेश्चन होता है सीजीएल सीडीएल सबके मेंस लेवल में पूछा जाता है, जो कि फैक्टर का प्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, हर बार बने, इस बार भी बनेंगे। ठीक है, तो इसको इस कंसेप्ट को आप रिवाइज करके भी देखिएगा, ना समझ में आया है। ठीक है, और आशा करते हैं आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब एक और एग्जांपल के द्वारा जितना हम सीखे हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना, बहुत इजी तरीके से फिर करते हैं। ठीक है, अब साथ में करते हैं। जैसे अगर नंबर दे दिया 50, हमारे कंप्यूटर महोदय द्वारा दिया गया नंबर 50, तो 50 का हम गुणनखंड करने जा रहे हैं। इसका नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मली इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं 50 का, 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है। हमने कहा है कि अगर आप विभाजकता का नियम नहीं देखें तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, 2 से कटेगा तो 25 दूना 50। ठीक है, फिर ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 5 25, फिर ये कट गया। ठीक है, इसके फैक्टर कितना बने, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, यह आ गया देखिए 50 का हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यह हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा कि जो घात था उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देना था। तो 1 1 कितना होगा, देखो ये 1 है ना, तो 1 + 1 इंटू यह कितना है 2, 2 + 1। ठीक है, कितना हो गया 1 1 2 इंटू 3, और 3 दूना 6। मतलब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 6, इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो गया 6। अब इसका हम सम ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, हमने क्या कहा कि जो 1 लिखा है तो लिखो आप क्या 2 की पावर 1 + 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, यही था। ठीक है, अब इसका क्या है, गुणा कर देना है किसमें 5, 5 की पावर 2 + 1 माइनस 1 और बटे 5 माइनस 1। ठीक है, यह हो गया। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया कितना 2 की पावर 2 माइनस 1 अपान 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। 2 1 3, 5 की पावर 3 माइनस 1, अब 5 में से 1 जाएगा कितना बचा 4 बच गया, है ना। अब इसी का गुणा कर देते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 2, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, डायरेक्ट करते हैं 3 गुणे 5 की पावर 3 कितना होगा 5 5 25 और 25 25 125, है ना। 25 25 125 और 125 में से 1 जाएगा कितना बचेगा
124 और 124 में अगर आप 4 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 4 3 12, 4 1 4, कितना बच गया 31। यही होगा। नॉर्मली इसको आप देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, 5 और 3 कितना हो गया 125, 125 में से 1 जाएगा और यहाँ 4 था, ठीक है। 125 में से 1 गया कितना हो गया 124 हो गया। 124 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते कितना बचा, 4 3 12, 4 1 4, ठीक है। इसको हम नॉर्मली किए होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखे हैं 3 गुणे 31, सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया 3 1 3, 3 3 9, 93। सम ऑफ फैक्टर कितना हुआ 93 हो गया। अब देखिए इसमें से क्या क्या पूछ सकता है, नॉर्मली ऐसे पूछ सकता है कि कितने ओड फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं, मतलब कितने सम फैक्टर हैं, कितने विषम फैक्टर हैं, और कितने फैक्टर हैं ये भी पूछ सकता है, कितने फैक्टर हैं। तो फैक्टर में कितने हुए, कितने प्राइम फैक्टर में, क्या बताएंगे आप, केवल 2 और 5, ये दोनों क्या है प्राइम फैक्टर है। कितने ओड फैक्टर है, कितने ओड फैक्टर है 1, विषम फैक्टर कितने हैं 1, कितने इवन फैक्टर है, सम कितने हैं 1 2, ठीक है। सम फैक्टर भी 1 है, ओड फैक्टर भी 1 है, टोटल 2 प्राइम नंबर है 5 और 2, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, और सम ऑफ फैक्टर कितने हैं 93। अब देखिए प्राइम नंबर किसी भी गुणनखंड से लेके इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला। गुणनखंड से लेके नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ फैक्टर जो कि मेंस लेवल में ही पूछता है, नॉर्मली नहीं पूछेगा, ठीक है। और यह पूछता है ओड कितने हैं इवन कितने हैं, ठीक है। नॉर्मली आप इससे समझ गए होंगे कैसे किया गया, बहुत ही आसानी तरीके से कंप्यूटर महोदय द्वारा दिया गया सवाल, बहुत ही छोटा था, बहुत आसान था, आप समझ चुके होंगे इससे। तो कल हम करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। यूनिट डिजिट का कल क्लास होगा, और यूनिट डिजिट जैसे आपने डीएस कंसेप्ट देखा होगा, यूनिट डिजिट ये 2 ऐसे हथियार है ना किसी भी कंपटीशन लेवल के, जिसमें आप बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी बेसिक लेवल की जानकारी के, इन दोनों की जानकारी से बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा।